हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे अकॉस्टिक न्यूरोमा के बारे में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसको क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर शानोमा भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज वेस्टिबुलर शानोमा। ठीक है ना। तो अकॉस्टिक न्यूरोमा जो है बेसिकली एक मिसनॉमर है। अगेन इट्स अ मिसनॉमर। इट अराइजेज फ्रॉम वेस्टिबुलर डिवीजन ऑफ क्रेनियल नंबर 8। क्रेनियल नर्व नंबर 8 के वेस्टिबुलर डिवीजन से अराइज करता है। तो मैं एक इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स का एक पहले तो डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है ना। ये मान लो आपका होता है बिल्स बार। ठीक है ना। ये क्या है? बिल्स बार है। बिल बार। ये फेशियल नर्व है। ठीक है ना। एक सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व है। क्या बना रहा हूँ मैं? इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स। ये क्या है? कोक्लियर नर्व है आपकी। ये क्या है? आपकी इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व है। इसके बगल में एक नर्व आती है जो किसी की ब्रांच होती है, उसी को क्या कहते हैं? सिंगुलर नर्व। ठीक है ना। जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ अकॉस्टिक न्यूरोमा होता है वो होता है इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व। ठीक है ना। तो ये अराइज करता है वेस्टिबुलर डिवीजन ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 8 डिराइव्ड फ्रॉम श्वान सेल्स ऑफ एसोसिएटेड नर्व। ये कहाँ से डिराइव होता है? श्वान सेल से डिराइव होता है ऑफ द एसोसिएटेड नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर माइलिन शीथ। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? माइलिन शीथ के लिए। ऑल्सो नोन एज वेस्टिबुलर श्वानोमा। श्वान सेल से अराइज हुआ तो श्वानोमा है। ठीक है ना। न्यूरीलेमोमा ऑफ 8 क्रेनियल ट्यूमर। ठीक है। 8 और 8 नर्व ट्यूमर हो सकता है। इट इज़ बिनाइन। ये बिनाइन है, इनकैप्सुलेटेड है। ठीक है ना। एक्सट्रीमली स्लो ग्रोइंग है। ठीक है ना। ये एक्सट्रीमली जो है स्लो ग्रोइंग है, बहुत ही स्लो ग्रोइंग है, बिनाइन है, इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर है। माइलिन फॉर्मिंग सेल्स का ट्यूमर है ऑफ 8 क्रेनियल नर्व। पैथोलॉजी क्या होगा? माइक्रोस्कोपली इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड स्पिंडल सेल। इलोंगेटेड स्पिंडल सेल होते हैं विथ रॉड शेप्ड न्यूक्लियाई लाइंग इन रोज ऑफ पैलिसेड्स। ठीक है ना। तो इसके दो टाइप होते हैं बेसिकली, एंटोनी टाइप ए एंड एंटोनी टाइप बी होता है। ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को, बस याद कर लो यार। बहुत चीज़ें हैं याद करने के लिए, लेकिन ये भी याद कर लो थोड़ा। ये कॉम्पैक्ट होता है, ये थोड़ा लूज़ होता है। इतना याद रखोगे बहुत है, काफ़ी है। ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिकली ये देखने को मिलता है कि इलोंगेटेड स्पिंडल सेल्स होते हैं विद रॉड शेप न्यूक्लियाई। अगर मैं स्पिंडल सेल्स की बात करूँ तो ऐसे ऐसे सेल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रॉड शेप की न्यूक्लियाई होंगी, ऐसी न्यूक्लियाई होंगी कुछ। ठीक है ना। रॉड शेप की न्यूक्लियाई होंगी लाइंग इन रोज और पैलिसेड्स। रोज पे लाइन कर सकते हैं, रोज में और पैलिसेड्स में। ठीक है ना। ओरिजिन एंड ग्रोथ इसका हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या है उसका ओरिजिन एंड ग्रोथ। ये श्वान सेल से अराइज करती है, मेरे को पता ही है। वेस्टिबुलर डिवीजन ऑफ 8 क्रेनियल नर्व से विद इन द इंटरनल अकॉस्टिक ऑडिटरी कनाल। ठीक है ना। तो इंटरनल ऑडिटरी कनाल के 8 क्रेनियल वेस्टिबुलर डिवीजन ऑफ 8 क्रेनियल नर्व से अराइज करेगी। ठीक है ना। तो वेस्टिबुलर नर्व होती है बेसिकली ना, इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व की दो ब्रांच होती है ना, सुपीरियर वेस्टिबुलर, इंफीरियर वेस्टिबुलर। तो ये बेसिकली इंफीरियर वेस्टिबुलर से मोस्ट कॉमन ओरिजिन होता है। ठीक है ना। तो ये याद रखना कि वेस्टिबुलर डिवीजन ऑफ 8 क्रेनियल नर्व के श्वान सेल से अराइज करती है इंटरनल ऑडिटरी कनाल में। ठीक है ना। एज इट एक्सपैंड इट कॉजेज एक्सपेंशन। ये एक्सपैंड करेगी तो एक्सपेंशन कॉज करेगी एंड वाइडनिंग एंड इरोजन ऑफ द कनाल देन अपीयर्स इन द सेरिब्रोपोंटाइन एंगल। ठीक है ना। अगर ये एक्सपैंड कर गई तो ये क्या हो सकता है? सेरिब्रोपोंटाइन एंगल तक जा सकती है। ये बेसिक इतना सा याद रखो। एक्सपैंड किया, इसने एक्सपेंशन किया। ठीक है। वाइडनिंग होगा, इरोजन होगा कनाल का, वाइडनिंग और इरोजन हो जाएगा क्योंकि इंटरनल अकॉस्टिक कनाल में ही लाइज करती है। ठीक है ना। इंटरनल ऑडिटरी कनाल या जो भी है अकॉस्टिक कनाल में भी लाइक करती है, तो उसका एक्सपेंशन हो जाएगा, इरोजन कर देगी, तो उसका सेरिब्रोपोंटाइन एंगल पे जा सकती है। अब सेरिब्रोपोंटाइन एंगल पे दो एंगल्स होते हैं, एक सुपीरियर एंगल होता है, एक इंफीरियर होता है। तो एंटीरियर एंगल या इंफीरियर एंगल। ठीक है ना। तो अगर एंटीरियर की मैं बात करूँ तो क्रेनियल नंबर 5th और 6th ज़्यादातर इफेक्टेड होते हैं, और अगर इंफीरियर की बात करूँ तो क्रेनियल नंबर 9, 10th, 11th ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है ना। इफेक्टेड होते हैं। ठीक। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं पहले साइन की मैं बात करूँ, अकॉस्टिक न्यूरोमा में पहला साइन क्या देखने को मिलता है? तो लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स होगा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5th क्रेनियल नर्व। ठीक है ना। ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ 5th क्रेनियल नर्व की पहला साइन होगा कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस लॉस्ट। लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन स्टेम होता है, प्रेशर ऑन सेरिबेलम एंड रेस्ड आईसीटी। लेटर स्टेजेस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ब्रेन स्टेम का ही, प्रेशर ऑन सेरिबेलम हो जाएगा और रेस्ट आईसीटी हो जाएगा। एक्सट्रीमली स्लो ग्रोइंग ट्यूमर, हिस्ट्री में एक्सटेंड ओवर सेवरल ईयर्स। स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है तो ऐसा एग्रेसिव ट्रीटमेंट भी नहीं देना होगा। ठीक है। तो बेसिकली इसके ट्रीटमेंट में हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, रीअश्योर करते हैं,
अगर 3 mm से कम है तो गामा नाइफ से रिमूव कर देते हैं, 3 mm से ज़्यादा है तो कभी कभार सर्जिकल रिसेक्शन की अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको समझ में आता है कि हाँ इसका सर्जिकल रिसेक्शन करना ज़रूरी है अब, तो कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन में क्या बात करेंगे कि ये इंट्राक्रेनियल हो सकता है, कन्फाइंड टू इंटरनल ऑडिटरी कनाल। इंटरनल ऑडिटरी कनाल तक जब तक ये कन्फाइन करता है तो इसको इंट्राक्रेनियल कह देंगे। स्मॉल साइज अप टू 1.5 सेंटीमीटर हो सकता है, मीडियम साइज 1.5 to 4 सेंटीमीटर हो सकता है, और लार्जर साइज में ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है ना। तो स्मॉल साइज में लेस देन 1.5 सेंटीमीटर, मीडियम साइज में 1.5 to 4 सेंटीमीटर, और ग्रेटर साइज में मतलब कि लार्जर साइज में 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा। कॉक्लियो वेस्टिबुलर सिम्टम्स में क्या क्या होंगे, अर्लियर सिम्टम्स देख लो। प्रेशर ऑन कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर नर्व फाइबर्स ऑन द इंटरनल ऑडिटरी कनाल, इन दोनों फाइबर्स पे ये प्रेशर डालेगा, ठीक है ना, वेस्टिबुलर नर्व और कॉक्लियर नर्व, बिकॉज इंटरनल ऑडिटरी मेटर्स में मैंने जाना था कि इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व से अराइज करी तो कॉक्लियर नर्व्स की जस्ट बगल में होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है उस पर भी प्रेशर ये डाल सकती है। प्रोग्रेसिव यूनिलैटरल एसएनएचएल होता है, एक ही साइड की होगी तो यूनिलैटरल एसएनएचएल, और रिंगिंग सेंसेशन ऑफ वॉइस भी हो सकता है, टिनिटस, ठीक है ना। मार्क्ड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच और आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द प्योर टोन हियरिंग लॉस, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, और आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द प्योर टोन हियरिंग लॉस, ठीक है ना। सडन हियरिंग लॉस इन सम केसेस, बहुत ही कुछ केसेस में सडन हियरिंग लॉस भी हो जाता है। इम्बैलेंस और अनस्टेडीनेस, इम्बैलेंस भी हो जाएगा क्योंकि वेस्टिबुलर नर्व जो कि जानते हैं हम लोग कि बैलेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इम्बैलेंस और अनस्टेडीनेस भी हो जाता है। तो क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट के कारण क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तो रिड्यूस्ड कॉर्नियल सेंसिटिविटी या लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस हो सकता है, नमनेस और पैरेस्थीसिया और फेस भी ये कर सकता है, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व इज़ बेसिकली ऑल्सो सेंसरी टाइप ऑफ नर्व, ठीक है ना। तो ये याद रखना, नमनेस और पैरेस्थीसिया और फेस हो जाएगा कभी कभी। क्रेनियल नर्व नंबर 7 से क्या होगा, हाइपोएनेस्थीसिया ऑफ पोस्टीरियर मीडिएटल वॉल, हिचलबर्गर साइन जो कहते हैं, जो कि फेशियल नर्व जो कि ऊपर की साइड में रहती है ना, इंटरनल अकॉस्टिक मेटर्स में बिल्स बार के इधर, ठीक है, तो वहाँ पे अगर उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ये पोस्टीरियर मीडिएटल वॉल, ये वाली एरिया को, पोस्टीरियर सुपीरियर एरिया को इन्वॉल्व कर लेगी, तो उसका हाइपोएनेस्थीसिया हो जाएगा। लॉस ऑफ टेस्ट हो जाएगा, जानते ही हो। रेड्यूस एक्लामेशन और साइमर टेस्ट कॉर्डा टिम्पैनी नर्व के कारण से, ये दोनों कॉर्डा टिम्पैनी नर्व के कारण से होते हैं। नहीं, ये वाला जो होता है, आई एम सॉरी, ये वाला होता है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के कारण से, ठीक है ना, रिड्यूस्ड लैक्रामेशन आई गेस, ठीक है ना, ग्रेटर पेट्रोसल के कारण से होता है। ये लॉस ऑफ टेस्ट जो होता है कॉन्ट्रिया टिम्पैनी के कारण होता है। और डिलेड ब्लिंक रिफ्लेक्स भी थोड़ा डिले हो जाएगा। 9-10 के कारण से डिस्फेजिया हो जाएगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, समझ में आता है, डिस्फेजिया और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा। और क्रेनियल नर्व नंबर 9 एंड 11, 12, 3, 4, 6 आर अफेक्टेड व्हेन द ट्यूमर इज़ वेरी लार्ज, अगर ये सभी नर्व अफेक्ट हो जाएंगी जब ट्यूमर बहुत लार्ज हो। ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा, अटैक्सिया हो जाएगा, वीकनेस, नमनेस इन आर्म्स लेग्स, एग्जैगरेटेड टेंडन रिफ्लेक्सेस, अटैक्सिया हो जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो एक बार, देखने में क्या जा रहा है, बुराई थोड़ी ना देखने में। अटैक्सिया हो सकता है, वीकनेस एंड नमनेस ऑफ आर्म एंड लेग्स हो सकती है, एग्जैगरेटेड, आपका क्वेश्चन वहीं तक खत्म हो गया, ठीक है ना। अब ये सब खाली एक्स्ट्रा नॉलेज है, जान लो कि हाँ अटैक्सिया हो सकता है, वीकनेस एंड नमनेस ऑफ आर्म्स एंड लेग्स हो गया, एग्जैगरेटेड टेंडन रिफ्लेक्सेस भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ बंदों में। सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट होगा लार्ज ट्यूमर के केसेस में, तो फिंगर नोज टेस्ट में दिक्कत आएगा कि ऐसे ऐसे जो आप पेशेंट को कहते हो कि आप अपनी नाक में, मेरा जो फिंगर है उसमें आप जैसे आप कहोगे कि आप जैसे ये फिंगर है अपनी नाक पे रखिए, तो फिंगर नोज टेस्ट आया हो जाएगा। नी हील टेस्ट देखोगे, डाइडोकोकाइनोसिस या कितना तेज़ी से वो करता है। अटैक्सिक गेट देख लोगे कि इनएबिलिटी टू वॉक ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद टेंडेंसी टू फॉल ऑन द अफेक्टेड साइड, जो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक सेरेब्रल जो दिक्कत होता है, सेरेब्रल सिम्टम होता है कि अगर स्ट्रेट लाइन में वो नहीं चल सकता और जिस टाइप का लीजन उस टाइप वो गिरने लगता है, तो ये जो होता है ये देख सकते हैं अकॉस्टिक न्यूरोमा केस में, क्योंकि लार्ज ट्यूमर हो गया तो ये सब भी हो सकता है उस बंदे को। रेज आईसीटी होगा, अगर कोई भी ट्यूमर होता है ब्रेन का तो आईसीटी रेज कर जाएगा। लेट फीचर होता है लेकिन बहुत, हेडेक हो जाएगा, उसके कारण से नोजिया वॉमिटिंग होने लगता है। और डिप्लोपिया हो जाएगा ड्यू टू क्रेनियल नर्व नंबर 6 इन्वॉल्वमेंट, लैटरल रेक्टस को सप्लाई करता है LR6, ठीक है। पेप्लिडीमा हो जाएगा विद ब्लडिंग ऑफ विजन, ये कर जानते ही हो यार। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन बेसिकली वही प्योर टोन ऑडियोमेट्री जो अपनी होती है, बेसिक स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर लगा दो, हाँ भैया कि स्पीच को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं प्योर टोन ऑडियोमेट्री के साथ, ठीक है। रोल और फिनोमिनन होता है कितना वर्ड रिकॉल कर पाते हैं, मतलब कि डिटेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्कोर व्हेन लाउडनेस इंक्रीज बियॉन्ड द पर्टिकुलर लिमिट, तो डिस्क्रिमिनेशन स्कोर बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है ना। स्टेबिडियल रिफ्लेक्स डीके हो जाएगा, इवोक रिस्पॉन्स ऑन ऑडियोमेट्री, MRI ऑन विद गैडलिनियम कॉन्ट्रास्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। कैलोरिक टेस्ट भी कर सकते हो, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट लाइक क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन भी कर सकते हो यहाँ पे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कॉक्लियर पैथोलॉजी या मीनियस डिजीज हो सकता है, अदर सेरिब्रो पोंटाइन एंगल ट्यूमर में हो सकता है मेनिंजियोमा, प्राइमरी कोलेस्टेटोमा,
अरेक्नोडोल सिस्ट हो सकता है, श्वानोमा, एन्यूरिज्म, ग्लोमस ट्यूमर, ये सब हो सकता है मेटास्टेसिस के साथ। ट्रीटमेंट में क्या देखोगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, मिडिल क्रेनियल फोसा अप्रोच देख कर सकते हो, ट्रांसलैम्ब्रेंथाइन अप्रोच भी कर सकते हो, सब ऑक्सीपिटल अप्रोच कर सकते हो, कंबाइंड ट्रांसलैम्ब्रेंथाइन सब ऑक्सीपिटल अप्रोच ये सब कर सकते हो। तो बेसिकली अगर ट्रांसलैम्ब्रेंथाइन अप्रोच ज़्यादा सेफ़र माना जाता है मिडिल क्रेनियल फोसा अप्रोच से, बिकॉज वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब अप्रोच भी होती है सर्जिकल अगर ट्रीटमेंट तुम करना चाहो, लेकिन हम लोग रिश्योरेंस ज़्यादा करते हैं। तो ये सब याद अगर होता है तो ठीक, नहीं तो कल लिख देना वहाँ पे कि सर्जरी इफ़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इफ़ द सिम्टम्स आर परसिस्टेंट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड आर वर्सनिंग, ठीक है, तो तब सर्जरी हम लोग करते हैं। तो ट्रांसलैम्ब्रेंथाइन अप्रोच इज प्रिफर्ड, ठीक है ना, ऐसे करके लिख देना। रेडियोथेरेपी या गामा नाइफ से भी कर सकते हैं, एक्स नाइफ, ठीक है ना। ये गामा नाइफ होना चाहिए, एक्स नाइफ नहीं होता, गामा नाइफ होगा। और गामा नाइफ सर्जरी स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी वेयर रेडिएशन एनर्जी इज कन्वर्ज ऑन द ट्यूमर, रेडिएशन एनर्जी जो है कन्वर्ज करेंगे ट्यूमर पे, दस मिनिमाइजिंग इट्स इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, और ये मिनिमाइज कर देगा उसके इफेक्ट सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू पे, और इसी को क्या कहते हैं, साइबर नाइफ। ठीक है, तो ये बात रही आपकी एकॉस्टिक न्यूरोमा की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।